हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो। तो प्रत्यास्थता का गुण, प्रत्यास्थता, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, और ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ देखे थे हमने, और देखने के बाद इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइजन्स रेशियो आज का हमारा टॉपिक होगा। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन अनुपात। ठीक है। तो प्रत्यास्थता का गुण तो आप लोग जान ही गए होंगे। प्रत्यास्थता का जो चैप्टर है उसी के आधार पर हम सारे टॉपिक को डिटेल्स कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पॉइजन्स रेशियो। ठीक है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम राज कुमार तिवारी। यदि वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके। तो पॉइजन्स रेशियो है ना, पॉइजन्स अनुपात, कि ये तो हमको मालूम है कि जब प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है कि जब किसी वायर को हम खींचते हैं तो खिंचा तो जाता है ना, लेकिन जब छोड़ते हैं तो फिर से अपनी वापस उसी स्थिति में आ जाता है। तो यही गुण तो प्रत्यास्थता था ना। यही गुण प्रत्यास्थता था। व्हेन ए वायर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग ए डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, ऑन इट। जब किसी तार को हम खींचते थे और डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन इट, इट्स डायमीटर डिक्रीज। ये तार को हम खींच देंगे तो डायमीटर कम होगा, त्रिज्या कम होगी, डिक्रीज। दस अलोंग द longitudinal stress a lateral stage is produced, ठीक है, which is perpendicular to the longitudinal stress is also produced। ठीक है। जब किसी तार पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है। जब किसी भी तार पर हम बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन करते हैं। बल लगाते हैं, यहाँ पे बल लगा के खींच के लंबा करते हैं, तो उसका डायमीटर क्या होता है, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। क्लियर। एज ए रिजल्ट, उसके फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप क्या होगा, अनुप्रस्थ विकृति के साथ साथ उसकी लंबाई की लंबवत दिशा में भी, अनुप्रस्थ विकृति की लंबाई के लंबवत दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी उसमें क्या हो जाएगा, विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ या लैटरल, अनुप्रस्थ विकृति या फिर पार्श्विक विकृति कहते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अनुप्रस्थ या लैटरल, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दो होता है ना, तो लैटरल। तो क्या होता है अनुप्रस्थ या हिंदी में वाले अनुप्रस्थ या पार्श्विक या लैटरल। तो विरूपक बल जब हम किसी वस्तु में लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसके कारण उसके लंबाई में प्रति एकांक व्यास में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक लंबाई की लंबवत। क्या लिखोगे, विरूपक बल के कारण लंबाई के लंबवत प्रति एकांक व्यास, है ना, विरूपक बल के कारण लंबाई के लंबवत या प्रति एकांक व्यास में होने वाले परिवर्तन को अनुप्रस्थ या पार्श्विक या लेटरल कहते हैं। ओके, अथवा क्लियर। तो तार के व्यास या फिर त्रिज्या में परिवर्तन और प्रारंभिक विक्रिया, तार के व्यास डायमीटर या उसकी त्रिज्या में परिवर्तन और प्रारंभिक व्यास, मतलब जो परिवर्तन हो चुका है और प्रारंभिक व्यास या त्रिज्या के अनुपात को हम अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति कहते हैं। ठीक है। द चेंज इन पर यूनिट डायमीटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन वायर इज नोन एज लैटरल स्ट्रेन, पार्श्विक विकृति। क्या बोलते हैं, द चेंज इन पर यूनिट डायमीटर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इन ए वायर इज नोन एज लैटरल स्ट्रेन। ठीक है। और दूसरा एक और है, इट में ऑल्सो बी डिफाइन द रेशियो ऑफ डिक्रीजेज इन डायमीटर इन इनिशियल डायमीटर। ठीक है। दोनों के रेशियो को, ठीक है, दोनों के रेशियो को डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डिक्रीजेस इन डायमीटर इन द
इनिशियल डायमीटर है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, पॉइजन्स रेशियो। क्लियर। अब डेफिनेशन कैसे करेंगे हम पॉइजन्स रेशियो को, क्या करेंगे, डेफिनेशन, हेडिंग डाल दिया, डेफिनेशन ऑफ पॉइजन्स रेशियो। तो हिंदी में समझा देते हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसान है। डेफिनेशन ऑफ पॉइजन्स रेशियो। डेफिनेशन ऑफ पॉइजन्स रेशियो, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, लिमिट ऑफ, अंडर द लिमिट ऑफ प्लास्टिक, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्घ्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति, इन दोनों के रेशियो को, अनुपात को हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। और इसको हमें एक ग्रीक वर्ड होता है सिग्मा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे, विद इन द लिमिट ऑफ प्लास्टिसिटी द रेशियो बिटवीन द lateral strains and longitudinal strain is known as Poisson's ratio and represented by sigma। तो पॉइजन अनुपात इक्वल टू क्या होता है, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति, लेटरल स्ट्रेस अपॉन लेटन, है ना। लेट, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। सपोज लेट, माना कि एल, कैपिटल एल विद द इनिशियल लेंथ, कैपिटल एल क्या होगा, इसको थोड़ा डायमीटर, इसको देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं कि माना कि उसको समझा चुके अपन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो करते हैं। लेट एल बी द इनिशियल लेंथ, एल क्या होगा, कैपिटल एल इनिशियल, कैपिटल एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई है, इनिशियल लेंथ लेते हैं। एंड डी इज द डायमीटर ऑफ वाट, डी क्या है, डायमीटर, L is the initial length and D with the diameter of the wire due to increase in length L, ठीक है, increase in length, इसमें लिखा change in length, change in length due to increase length L, the diameter change कितना हो जाएगा, D, change in diameter, change in डायमीटर, चेंज इन डायमीटर। तो अब हम इसको डिफाइन करें, इन दोनों का रेशियो बताया था ना, अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति, या लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। देन द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है। एंड लैटरल स्ट्रेन, माइनस डी अपॉन डी, निगेटिव साइन अभी डिपेंड करेंगे। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो सिग्मा से डिपेंड करते हैं, माइनस डी अपॉन डी अपॉन एल अपॉन एल, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी इंटू एल अपॉन स्मॉल एल। तो जो सिग्मा इक्वल टू जाएगा माइनस डी एल अपॉन डी एल, ये हमारा निकल गया। ये क्या निकल गया हमारा, डी एल अपॉन कैपिटल डी इंटू एल। नेगेटिव साइन, अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आपको देखा है, नेगेटिव साइन क्या प्रेजेंट करता है, व्हाट रिप्रेजेंट द नेगेटिव, द नेगेटिव साइन दैट इफ द लेंथ इंक्रीज देन द डायमीटर ऑफ द वायर डिक्रीज, लंबाई बढ़ता है तो डायमीटर कम होता है। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन -1 to 0.5, ओके। तो ये हमारा पॉइजन्स रेशियो देखे हमने, पॉइजन अनुपात, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट की वीडियो थी हमारी पॉइजन्स रेशियो का,
क्लियर। अगला टॉपिक हम लिखते हैं, अगला टॉपिक होगा इलास्टिक फैटिग। इलास्टिक फैटिग प्रत्यास्थ, ठीक है, थकान। ये देखिए कॉमन सेंस है इन डेली लाइफ है, यदि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लगातार काम करते करते हुए हम थक जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, काम करते करते हम थक जाते हैं, टायर्ड महसूस होता है हमको। यदि हमको कुछ देर आराम करने दिया जाए तो आराम करने के बाद हम फिर से क्या होते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, फिर से अपने काम में लग जाते हैं। तो जस्ट लाइक ए क्या हो जाएगा, वायरने। In daily life, we observe that when a person does work continuously, he gets tired, ठीक है, but becomes normal after taking due rest. After taking rest या हो जाएगा कुछ विश्राम लेने पर। On the basis experiment, it has been found that when an elastic body is repeatedly, है ना, repeatedly subjected to action of alternating deforming forces, its strain decrease with time. Its strain decrease with time. Its behavior becomes less plastic. Its behavior becomes less plastic. It appears that the body has been tired. ठीक, it has been that appears that the body. उसी प्रकार यदि किसी, इसको हिंदी में समझा देंगे, इफ़ द बॉडी इज अलाउड टू टेक रेस्ट, यदि जैसे बताया था, इफ़ द बॉडी इज अलाउड टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, नो डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइज ऑन इट, नो डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, देन द रेगुलर रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑब्जर्व इन द बॉडी, दिस इज नोन एज इलास्टिक फैटिग। ठीक है, दिस इज नोन एज इलास्टिक फैटिग, हिंदी में हम समझा देंगे। अब इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, ठीक, लिखो, चलो देखो। इलास्टिक फैटिग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय virtue of which its behavior becomes less plastic under the action of repeated alternating deforming force, है ना। या लंबे समय तक लगातार भी, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक लगातार यदि हम किसी तार पर विरूपक बल लगाते हैं तो प्रत्यास्था के कारण हुई अस्थायी क्षति को प्रत्यास्थ शांति या प्रत्यास्थता की थकान भी कहते हैं। ठीक है, यही होता है और कोई ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। तो अभी हम क्या देख रहे थे, फैटिग। तो हम क्या देख रहे थे, इफेक्ट इलास्टिक फैटिग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेवियर बिकम्स लेस प्लास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। है ना, तो प्लास्टिक लंबे समय तक, यदि लॉन्ग टाइम तक विरूपक बल लगाने के पर प्रत्यास्थता के गुणधर्म में जो अस्थायी क्षति है, स्थायी क्षति नहीं, अस्थायी क्षति को हम प्रत्यास्थ शांति, प्रत्यास्थता की थकान कहते हैं। व्हेन इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड रिपीटेडली टू द एक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, इट्स बिहेवियर करस्पॉन्ड्स टू दैट ऑफ लेस इलास्टिक बॉडी। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। अब इसका एक्सपेरिमेंट यही है, सपोज वी हैव टू एग्जैक्टली, इंग्लिश में बोल देते हैं, सपोज वी हैव टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल वायर ए एंड बी फिक्स एट ए रिजिड सपोर्ट। यदि हम दो तार लेते हैं, दोनों तारों को किसी रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर देते हैं, कैरिंग टू सिमिलर, है ना, ऐसे यदि किसी दो तार है, दो तार को हम किसी रिजिड सपोर्ट से ऐसे लटका देते हैं, है ना, एंड सिमिलर डिशेस ऑफ देयर
फ्री एंड्स, ठीक है। उसके बाद कोई डिस्क लगाते हैं, दोनों के नीचे पर एक डिस्क लगाते हैं। लेट द ड्यू टू अचेव टू एज द गिवन रिपीटेड, है ना, वाइब्रेशन अबाउट द वायर फॉर ए फ्यू डेज वेयर द डिस्क अटैच टू बी, है ना, पहले बार में वेयर, जबकि दूसरे दो बार है, दो बार लगाए ना, तो पहले बार में हम क्या करते हैं, गिवन रिपीटेड वाइब्रेशन अबाउट द वायर फॉर ए फ्यू डेज, कुछ देर के लिए। अब वेयर जबकि दूसरा डिस्क है जो अटैच किया है किससे, बी से, इट कीप्स एट रेस्ट, दूसरे हमको क्या रेस्ट करते हैं। नाउ अब देखते हैं क्या है, नाउ लेट बोथ द डिशेज, डी आई ऐसे डिशेज होगा, नाउ बोथ द डिशेज टू गिव ए सिमिलर वाइब्रेशन सिमिलटेसली। अब हम क्या करेंगे, दोनों को लगा दें। पहले क्या किए हम, एक को हम डिस्क रखे वाइब्रेट किए, दूसरे को रेस्ट किए, बाद में हम क्या किए, दोनों को वाइब्रेट करके देखेंगे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट, अब उसके बाद हम क्या देंगे, दैट द वाइब्रेशन ऑफ बी लॉस्ट लंगर, है ना, अब वाइब्रेशन ऑफ बी लॉस्ट लंगर वेयर इज दैट ऑफ ए, ठीक है। सोन क्लियरली दैट वायर ए मस्ट हैव बीन टायर्ड और fatigued because of its vibration prior to the vibration of B, ठीक है। Hence elastic fatigue is the property of an elastic body by virtue of which its behavior becomes less elastic under the action of repeated alternating deforming forces। तो ये हमने देखा कि किसी वस्तु पर लगातार विरूपक बल लगाने के कारण जो प्रत्यास्थता का जो गुणधर्म होता है उससे लॉस होता है, टेम्पररी, है ना, परमानेंटली नहीं, अस्थायी रूप से लॉस हो जाता है, तो उसी चीज़ को हम प्रत्यास्थांती प्रत्यास्थता, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, वर्क डन स्ट्रेचिंग ए वायर, ठीक है, वर्क डन स्ट्रेचिंग वायर, क्लियर, इलास्टिक। अगला हेडिंग डाल दो, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तार को खींचने में किया गया कार्य, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगला टॉपिक ये होगा हमारा कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। तार को खींचने में किया गया कार्य जो होता है ना, उसी तार को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल। वैन ए वायर इज स्ट्रेच, जब किसी तार को हम खींचते हैं, वैन ए वायर इज स्ट्रेच some work is done against an internal deforming force acting between the particles of wire। जब किसी तार को हम खींचते हैं तो तार को खींचने में जो किया गया कार्य होता है, ये हमको इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है। दिस वर्क डन, है ना, जैसे हम किसी वस्तु अपोजिट उससे हम कार्य करना पर, जैसे हवा चल रही है, हवा के विपरीत दिशा में चल रहा है तो हमको हवा की दिशा में जाने में काम करना पड़े। उसी प्रकार जब इस तार को हम खींचते हैं तो वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अंतर रिस्टोरिंग फोर्स समझते हैं ना, रिस्टोरिंग फोर्स जो उसको मीन कैसा फिर से उसी अवस्था में वापस लाने की कोशिश करता है। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द बाट, उसके पार्टिकल जो होते हैं कण उसके अंदर। This work done appears as elastic potential energy. This work done appears as elastic potential energy in the wire, ठीक, क्लियर हो गया। मान लो आप कंसीडर वायर ऑफ लेंथ L एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, मान लो कोई तार है, ठीक है, क्या लिखेंगे, सपोज कंसिडर वायर लेंथ L, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लेते हैं, सपोज वायर लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, A है, क्लियर। लेट F द स्ट्रेचिंग फोर्स, ठीक है, फोर्स हम स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हैं, जब हम उस तार पर हम F फोर्स लगाते हैं जिसको हम स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर, है, एंड डेल L विद द इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, उसके लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। देखिए एक एक चीज़ लिखते जाइए, डेल विद इंक्रीज लेंथ ऑफ द वायर,
इनिशियली द इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स वाज 0। इनिशियली में क्या होता है, व्हेन लेंथ इज इंक्रीज, शुरू में क्या होता, डिफॉर्मिंग फोर्स 0 था, लेकिन जैसे ही उसके वायर में लंबाई में डेल एल की वृद्धि होती है, द इंटरनल फोर्स इंक्रीज फ्रॉम 0 टू एफ। ठीक है, शुरू में जो कौन था, इनिशियल डिफॉर्मिंग फोर्स 0 था, इनिशियली डिफॉर्मिंग फोर्स 0। इफ यदि लंबाई में जब परिवर्तन होता है, कितना होता है डेल एल, तो फोर्स कितना हो जाता है, एफ हो जाता है, इंक्रीज फोर्स एफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। अब इसमें हम एवरेज फोर्स लगाएंगे। देखिए अच्छे से समझा रहे हैं, इसको ध्यान से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, आप समझिए। द एवरेज इंटरनल फोर्स, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, शुरू में फोर्स कितना था, 0 होता है ना, लेकिन जैसे ही उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, डेल एल हो गई, तो फोर्स एफ हो गया। तो एवरेज फोर्स 0 प्लस एफ बाय 2, तो ये हो जाएगा एफ बाय 2। क्लियर, लेंथ एल ऑफ द वायर। जैसे हम देन द इंटरनल फोर्स ऑन इंक्रीज इन लेंथ डेल एल ऑफ द वायर 0 प्लस एफ बाय 2 एफ बाय 2। हैंस वर्क डन ऑन द वायर, वायर के द्वारा एक कार्य किया जाएगा, तो वर्क डन बाय द वायर, वर्क डन बाय वायर W इक्वल टू एवरेज फोर्स। अब देखो, जब हम W अमाउंट ऑफ वर्क डन कार्य कर रहे हैं, तो उसके लेंथ में कुछ इंक्रीजिंग होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डेल एल, तो हो जाएगा एफ बाई 2 इंटू डेल एल। ठीक है, ये हो गया। दिस इज स्टोर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर, और यही किया गया कार्य उस वायर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वर्क डन कन्वर्टेड टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर बाय 2 एफ इंटू डेल एल। कोई डाउट? अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, U इक्वल टू 1/2 एफ बाई ए और डेल एल बाई एल, तो यहाँ हम ए एल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एफ बाई ए और डेल एल बाई एल, और इसको बैलेंस कर लेकर हम ए एल और एल से क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन कर दिए और डिवाइड कर दिए हैं। अब आपको पता है कि एफ बाई ए क्या होता है, स्ट्रेस, और डेल एल बाई एल स्ट्रेन होता है, और ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये एफ बाई ए स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस, एफ बाई ए क्या होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा कि नहीं एफ बाई ए, क्लियर, एफ बाई ए स्ट्रेस होगा, क्लियर, एफ बाई ए प्रतिबल है ना, और इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इनिशियल लेंथ, ये क्या होगा, स्ट्रेन, और ये क्या होगा, वॉल्यूम। स्ट्रेस स्ट्रेन को वॉल्यूम हो गया, क्लियर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। कोई डाउट यहाँ पर? तो देयरफॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तार के प्रति एकांक आयतन में जो संचित पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या होगा, तार की प्रत्यास्थ पोटेंशियल एनर्जी बटे तार का आयतन, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। कितना निकालेंगे अपन, U बराबर तार की प्रत्यास्थ ऊर्जा बटे तार का आयतन, तार की U कर देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर। ये पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। तो जाएगा U इक्वल टू U अपॉन ए एल।
कोई डाउट? जब u अपॉन AL रख दिए और u की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, है ना, तो हमको जो वैल्यूज आएगी उसकी वैल्यू हमको आसानी से निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं। u की वैल्यू कहाँ है यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम, तो u की वैल्यू लिख देते हैं 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कट जाएगा तो ये इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आ गया। पहला फार्मूला मिल गया। एक फार्मूला हमको क्या मिल गया? स्ट्रेस और स्ट्रेस के फॉर्म में मिल गया। ठीक है, क्लियर? अब देखो कोई डाउट यहाँ तक? ये मिल गया ना, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, हमको मालूम है यंग मॉडुलस हम निकाले थे, U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस, है ना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस हम निकाले थे ना, तो स्ट्रेस क्या होगा? यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा? यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू स्ट्रेन, और ये स्ट्रेन ऑलरेडी पहले से है, तो U इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला निकल गया हमको। ठीक है, क्लियर हुआ? यंग प्रत्यास्थता गुणांक से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसकी वैल्यू को हमने निकाल दिया। ठीक है, तो यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल टू होगा यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। कोई डाउट? ये एक हमारे फॉर्म लिखा है। अब हम फिर से उसी इक्वेशन में जाते हैं जो पहला इक्वेशन में हमने किया था। क्या लिखा था हमने? देखिए ये वाला u इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं इसको? 1/2, है ना, 1/2। इसमें हम स्क्वायरिंग कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किससे डिवाइड करेंगे? प्रतिबल और विकृति से। क्लियर? डिवाइड करें प्रतिबल को F/A, है ना, स्ट्रेस स्क्वायर इंटू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। ये हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब आपको मालूम है U इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये होगा स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू y होता है, ये हो जाएगा क्या? उल्टा कर देंगे तो y, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये भी एक हमको स्ट्रेस अपॉन 2 इंटू यंग मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है ना, तो उसको उल्टा बने। अब यदि हम यंग 3 को फार्मूला हमको निकला नंबर ये, तो इसको मैं ग्रीन पेन से कर देता हूँ। नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से। ठीक है, यंग मॉडुलस को, ठीक है, स्ट्रेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, और स्ट्रेन को हम लिख करते हैं किससे? अल्फा से। तो हमको जो 3 फार्मूला निकल कर आएगा, 3 फार्मूला कौन कौन सा निकल कर आएगा, मैं इस ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। क्या आप लोगों को वहाँ से दिख रहा है? चलिए, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटाल के। किससे करते हैं? अब यंग मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? y से। स्ट्रेस को s से, और स्ट्रेन को अल्फा से। तो हमारा 3 जो फार्मूला निकल के आएगा, इस फार्मूला को आप लोगों को हमेशा क्या है? एटोम में याद रखना है। ठीक है,
तो U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू अल्फा, पहला निकल गया प्रतिबल गुणित विकृति नंबर 1। दूसरा मैंने क्या निकाला था, U इज इक्वल टू 1/2 क्या था हमारे पास, यंग मॉडुलस इंस्टीट्यूट y इंटू अल्फा स्क्वायर, यंग मॉडुलस इंटू स्टेन का स्क्वायर। और तीसरा जो निकला था, ये दूसरा था, थर्ड हमारा निकल के आया है नीचे, U इज इक्वल टू स्ट्रेस माने अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, ये 3 हमको फार्मूला निकल के आया। क्लियर? तो ये हमने आज देखा तीनों में क्या रिलेशनशिप देखा, हमें इलास्टिक फाइटिक देखा, इलास्टिक है ना। इसके बाद हम अगला टॉपिक को बाद में देखेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। और अगली वीडियो में हम आपको इसका डिटेल्स बताएंगे कि जो तार को जब हम क्लैंप करते हैं तो उसमें क्या एनर्जी लॉस होता है। तो ये हमारा था क्या, कौन सा टॉपिक था, टॉपिक क्या था, ये तार को खींचने में किया गया कार्य, तार को खींचने में किया गया कार्य प्रत्यास्थ पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना है। और आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। होप है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको स्किप नहीं करना है, शुरू से अंतिम तक देखना है, तब इसको समझ में आएगा। और एक चीज़ है कि जो भी आप लोग नया टॉपिक देखते हैं तो पिछला टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखेंगे, जैसे प्रत्यास्था रखे, यंग मॉडुलस है, सब की एक एक डेरिवेशन को और उसका जो है फार्मूला को जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे तब तक समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पिछली जो वीडियो को ध्यान से देखिए और उसको दिमाग में उठाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।